हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। कि इटली का एकीकरण कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ तथा कितने चरणों में हुआ, और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली का जो एकीकरण है वो 1870 में पूरा हुआ था, और इटली के एकीकरण में 4 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल। और उसके साथ साथ 2 अन्य लोग थे, मैजनी और गैरिबाल्डी। ये दोनों भी इटली के महान देशभक्त थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो इटली का जो पहले चरण में इटली को जोड़ने के लिए, जो इटली कई खंडों तथा कई भागों में विभाजित था, तो काउंट काबूर जो इटली का प्रधानमंत्री या एक कूटनीतिज्ञ था, या जो विक्टर इमैनुअल जो शासक था उसका प्रधानमंत्री था। तो काउंट काबूर ने पहले चरण में अपनी कूटनीतिज्ञता दिखाने के लिए लोम्बार्डी और वेनेशिया को जीतने के लिए फ्रांस के राजा नेपोलियन के साथ प्लम्बियर्स की संधि की, तथा इस संधि के द्वारा उसने फ्रांस के राजा से सैनिक सहायता मांगी कि जब काउंट काबूर लोम्बार्डी और वेनेशिया पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस उसकी सहायता करेगा, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया जो एक देश था उसके अधीन थे। तो काउंट काबूर ने फ्रांस के राजा को अपने पक्ष में लिया ताकि वह इस आक्रमण के समय काउंट काबूर की मदद कर सके। तो पहले चरण में तो काउंट काबूर लोम्बार्डी को जीतने में सफल रहा, परंतु वह वेनेशिया पर अधिकार नहीं कर पाया था। तो दूसरे चरण में काउंट काबूर ने इटली को जोड़ने के प्रयास से उसने इटली के जो 3 प्रांत थे, मेडोना, परमा, टस्कनी, जिन पर हैब्सबर्ग के वंशों का शासन था, उनको जीतने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वह भी इटली में मिलना चाहती थी। मतलब वहाँ की जो जनता थी इन तीनों प्रांतों की, वह भी इटली में मिलना चाहती थी। इसलिए काउंट काबूर ने वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया तथा जनता की राय से तथा जनता के मत से या विचारों से इटली को तथा जनता की राय से या जनमत संग्रह करवाकर इन तीनों प्रांतों को इटली में मिला लिया गया, तथा इस तरह काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करता रहा। तथा तीसरे चरण में भी जो हमने आपको बताया था कि गैरिबाल्डी एक महत्वपूर्ण देशभक्त था, जो कि नीस का रहने वाला था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती जो सेना थी उसके पास, उसके बल पर उसने सिसिली और नेपल्स के प्रदेशों को जीता। सिसिली और नेपल्स जो थे वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, तो उसने इन दोनों प्रांतों को इटली में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गैरिबाल्डी को भी एक महत्वपूर्ण देशभक्त के तथा वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है कि उसने गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती के सेना के बल पर इटली के 2 महत्वपूर्ण प्रांत सिसिली और नेपल्स को इटली में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे चरण में काउंट काबूर ने वेनेशिया को इटली में मिलाने के लिए प्रयास किया, तथा उस समय
प्रेग की संधि हुई। जब 1866 में जो प्रशिया था, जो कि जर्मनी का एक भाग था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ तथा जर्मनी ने पहले ही इटली के साथ संधि की थी कि जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया का युद्ध होगा तो इटली वेनेशिया पर आक्रमण करेगा तथा वेनेशिया को अपने अधीन कर लेगा। तो हम पढ़ते हैं अब अंतिम चरण में। तो अंतिम चरण में जो रोम था, जो कि इटली का एक भाग था, वहाँ पर फ्रांस का जो शासन था, मतलब फ्रांस की सेना वहाँ पर हमेशा रहती थी। तो रोम को इटली में मिलाने के लिए इटली ने जर्मनी के साथ संधि कर रखी थी पहले से ही। तो 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है तनाव बढ़ता गया तथा उनके बीच 1870 में सेडान का युद्ध हुआ तथा फ्रांस को रोम से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी तथा इस मौके का फायदा उठाकर इटली के जो कूटनीतिज्ञ थे काउंट काबूर, उन्होंने रोम पर आक्रमण करके रोम को इटली में मिला लिया था तथा इसी के साथ साथ 1870 में इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ और विक्टर एमुनियल और काउंट काबूर के प्रयासों के कारण ही इटली का एकीकरण 1870 में संभव हो पाया था। तो इस तरह हमने आपको इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से बताया, परंतु आपको यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो इटली के एकीकरण में जो बाधाएं आई है उनका हम आपको विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इटली के एकीकरण में जो पहली बाधा थी वह यह थी कि इटली के लोगों में जो है एकता की कमी थी। तो जब उनमें एकता की कमी थी तो स्वाभाविक रूप से ही इटली का एकीकरण होना संभव नहीं था। तो इसलिए पहली बाधा इटली के एकीकरण में यह आ रही थी कि इटली के लोगों में एकता की कमी देखने को मिली थी। तो दूसरी बाधा यह थी कि राष्ट्रीय भावना की कमी, कि जो इटली के लोग थे उनमें जब एकता की कमी थी तो उनमें राष्ट्रीय भावना की भी कमी थी। वे मिलजुल कर नहीं रहते थे, बल्कि वे एक दूसरे से जलते थे और राष्ट्र के प्रति भी उनमें कोई देशभक्ति की भावना नहीं थी, जिसके कारण राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण इटली का एकीकरण हो पाना संभव नहीं था। तीसरी बाधा पोप के अधिकारों में कमी आ जाती। मतलब अगर इटली का एकीकरण हो जाता तो जो पोप थे, मतलब वहाँ के जो पादरी या पंडित लोग थे, उनके अधिकारों में भी कमी आ जाती, क्योंकि पोप जो थे, जो पादरी लोग थे, उनका इटली के लोगों पर पूरा नियंत्रण था। उन्होंने इटली के लोगों को अंधविश्वासों से भर रखा था। यदि इटली का एकीकरण हो जाता तो पोप के अधिकार जो है वो कम हो जाते, उनके अधिकारों में कमी हो जाती तथा उनका जनता के ऊपर जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता। तो चौथी बाधा यह थी कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर इटली का एकीकरण हो जाता तो इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता, इसलिए वे इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। पांचवी बाधा यह थी कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वे इटली का एकीकरण नहीं चाहता था, क्योंकि यदि इटली का एकीकरण हो जाता
तो ऑस्ट्रिया को पता था कि उसका इटली के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो इटली का एकीकरण नहीं चाहता था। छठवीं बाधा इटली के एकीकरण में यह थी कि जो इटली के राजा और जो सामंत थे उनमें हमेशा मतभेद रहता था तथा उनमें एकता की कमी भी थी तथा उनके विचारों में भी हमेशा संघर्ष देखने को मिलता था, जिसके कारण इटली का एकीकरण हो पाना संभव नहीं था। तो यह थी हमारे इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई थी, जिसके कारण इटली का एकीकरण आरंभ में संभव नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।